हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और इनके मेटाबॉलिज्म। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स है उससे स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे, उनकी कंपोजिशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स। सो हम अगर किसी सेल के एवरेज कंपोजिशन की बात करें, सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं तो उसमें वाटर का मात्रा सबसे ज़्यादा होगा, वो होगा 70 to 90%। वाटर के बाद प्रोटीन होगा 10 to 15%। फिर आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ 5 to 7%। एंड देन कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2% एंड आयंस 1%। याद रखिएगा, पानी 70 से 90%, ठीक है, प्रोटीन्स 10 to 15, ठीक, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% एंड आयंस 1%। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। इनका जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो है CxH2OY, ठीक है, यानी कि कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। अब हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में जो हैं वो बने होते हैं एक छोटे छोटे यूनिट्स को से मिलाकर। उन छोटे छोटे यूनिट्स को बोलते हैं मोनोसेक्राइड। कुछ मोनोसेक्राइड्स को आप साथ में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा ऑलिगोसेक्राइड, और बहुत ढेर सारे मोनोसेक्राइड को साथ में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड के नंबर के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो है ये सिंपलेट शुगर है, इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, सबसे छोटा पार्ट है ये। नेक्स्ट है ऑलिगोसेक्राइड। अगर आप मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स को 2 से 10 के बीच में ले लेंगे तो हमारा ये ऑलिगोसेक्राइड कहलाएगा। और अगर आप अबंडेड हजारों लाखों की मात्रा में अगर आप मोनोसेक्राइड को ले लेंगे तो हमारा पॉलीसेक्राइड कहलाएगा, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ओके। अब आते हैं हम लोग मोनोसेक्राइड पे। अब जो मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर होता है या सेक्राइड का स्ट्रक्चर होता है, या तो वो रिंग के फॉर्म में होगा या तो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होगा, ठीक। तो अगर हम रिंग की बात करें, अगर जो उसका स्ट्रक्चर है वो 5 मेंबर का रिंग बना रहा है जैसे ये वाला, तो ये कहलाएगा फ्यूरेनोज, FURANOSE। अगर वही रिंग 6 मेंबर का होगा, उनमें से एक ऑक्सीजन होगा, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, तो जो 6 मेंबर रिंग है वो पायरेनोज कहलाएगा, 5 मेंबर रिंग वो फ्यूरेनोज कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे पहले ये इस पे गौर करिए, ये जो स्ट्रक्चर है इस पे गौर करिए। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद करना है कैसे होता है। 6 कार्बन होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ऊपर के सबसे पहले कार्बन एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप है ये, ठीक। और सेकेंड कार्बन पे HOH। अब लगातार HOH होता जाएगा, HOH यहाँ पे भी, ठीक है। अब याद क्या करना है कि थर्ड कार्बन पे बस OH और H का पोजीशन उल्टा हो जाएगा। बाकी सारे कार्बन में आप देख सकते हैं कि H जो है लेफ्ट साइड है और OH राइट साइड है, लेकिन थर्ड कार्बन पे OH का पोजीशन लेफ्ट साइड है और H का पोजीशन राइट साइड है। ये हमारा एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रेट चेन है। अब स्ट्रेट चेन को रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखते हैं। अब होगा क्या कि हमारा एक फर्स्ट कार्बन है, ठीक, और ये 5th कार्बन है, ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। ये आपस में ऐसे बॉन्ड किए, देखिए, फर्स्ट कार्बन बॉन्ड विथ 5th कार्बन। अब ये 5th कार्बन का जो OH था वो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो, और हाइड्रोजन निकल गया, वो हाइड्रोजन चला गया ऊपर इसके पास और ये OH बन गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, और इसी को हम लोग अब रिंग के फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा रिंग के फॉर्म में, ये रहा, ये पायरेनो स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन और 6 मेंबर स्ट्रक्चर है जिसमें से एक ऑक्सीजन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं HOH। तीसरे कार्बन पे बस OH उल्टा हो गया, OH ऊपर H नीचे, नहीं तो HOH हमेशा नीचे ऊपर ऐसे रहता है। और ये 5th कार्बन 6th कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, CH2OH, यानी कि जो ये वाला कार्बन था, ये वाला लास्ट 6th कार्बन, वो यहाँ पे आ गया ऊपर, CH2OH, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है, इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज मेनली ऑकर्स इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए, अब आता है कि आपने सुना होगा कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ये नाम सुना होगा। ये अल्फा और बीटा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें बता रहा है जो फर्स्ट कार्बन है रिंग स्ट्रक्चर में, जो पहला कार्बन में, उस पे जो OH ग्रुप का पोजीशन बता रहा है।
अगर OH ग्रुप जो है, अगर वो OH ग्रुप जो है वो प्लेन के नीचे होगा तो वो अल्फा ग्लूकोज होगा, वही अगर OH ग्रुप अगर प्लेन के ऊपर होगा तो बीटा ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं कि OH ग्रुप अगर CH2OH के अपोजिट है तो अल्फा ग्लूकोज, अगर OH ग्रुप CH2 के पास में है, उसकी तरफ है, तो हमारा बीटा ग्लूकोज। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अल्फा OH इन इफ OH ग्रुप ऑन C फर्स्ट, यानी C1 या फिर फर्स्ट कार्बन इन रिंग स्ट्रक्चर इज टूवर्ड CH2OH देन इट इज बीटा स्ट्रक्चर। ठीक, वही अगर OH ग्रुप अगर अपोजिट साइड में हो जाएगा CH2OH के तो वो अल्फा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है ना, ये दोनों अल्फा और बीटा ग्लूकोज के एनोमर्स कहलाते हैं, यानी OH ग्रुप का पोजीशन इंटरचेंज होना साइक्लिक स्ट्रक्चर में, उसी को एनोमर बोलते हैं। देखिए एनोमर का डेफिनेशन आ गया, इन एनोमर्स पोजीशन ऑफ H and OH ग्रुप आर चेंज्ड एट एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज के केस में C फर्स्ट कार्बन होता है, ग्लूकोज के केस में C फर्स्ट कार्बन है, वहां पर OH का पोजीशन ऊपर या नीचे हो जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक यानी हमने ये भी देखा सुना होगा डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या बताना चाह रहा है? जो कैपिटल डी और कैपिटल एल डेसिग्नेशंस हैं, यानी कि लिखते हैं हम लोग, आर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्रिकल कार्बन कौन? ऐसे कार्बन जो कि कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनके चारों जो ग्रुप हैं, जो चारों बॉन्ड्स है कार्बन के, वो अलग अलग मेंबर से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं ग्लूकोज का। यहाँ पर जो हमारा ये वाला कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, इसके चारों ग्रुप्स अलग अलग है। से ऊपर की तरफ पहला ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO अलग है। ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन लगा है, अलग है। ये OH लगा हुआ है, ये भी अलग है। और नीचे ये बड़ा ग्रुप, ये भी अलग है। ये एसिमेट्रिकल है, ये भी एसिमेट्रिकल है, ये भी एसिमेट्रिकल है, ये भी एसिमेट्रिकल है, लेकिन ये एसिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन्स हैं जो कि एसिमेट्रिकल यानी कि कायरल कार्बन्स हैं। तो कायरल कार्बन्स पे H और OH का पोजीशन अगर इंटरचेंज होता है तो वो कहलाते हैं एपीमर्स। और वही चीज़ है कि अगर OH जो है अगर राइट साइड होगा तो वो कहलाएगा D, और OH अगर लेफ्ट साइड होगा तो कहलाएगा L। क्यों ऐसे? देखिए अब बात ये आता है कि कायरल कार्बन्स तो चारों हैं, तो इनमें से कौन सा देखना है? हम उस कायरल कार्बन को देखेंगे जो कि हमारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप के सबसे दूरी पर होगा। यहाँ पास 1 2 3 4 कायरल कार्बन हैं, इनमें से ये वाला कार्बन जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप से सबसे दूर है, इस वजह से इसका पोजीशन देखेंगे। इस पे जो OH अगर राइट साइड है तो वो डी ग्लूकोज है। वही ग्लूकोज में देखिए यहाँ पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, इस वजह से एल ग्लूकोज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ, D and L designations are based on the position of OH group on the asymmetrical carbon. For sugars with more than one chiral center, D and L refers to the asymmetrical carbon farthest from the aldehyde or ketone group. ठीक है, अब देखिए मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स आर डी आइसोमर्स। अब जितने भी शुगर्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर डी आइसोमर्स होते हैं। अब डी और एल आइसोमर्स शुगर जो होते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी कि शीशे के सामने एक दूसरे को रखेंगे तो हमारा एक मिरर इमेज की तरह दिखेगा। तो ये एक इमेज है, इसको आप यहाँ पे शीशा लगा देंगे तो इसकी तरह ही दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एपीमर्स क्या है। एपीमर्स यानी वही डी और एल को समझाना चाह रहा है कि जो डी और एल आइसोमर्स है आपस में, वो एपीमर्स कहलाते हैं। आइसोमर्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ OH एंड H ग्रुप ऑन जस्ट वन कार्बन एटम। यानी कि देखिए अगर कार्बन एटम पे, किसी भी कार्बन एटम पे OH और H ग्रुप का इंटरचेंज हो जाए, यानी OH राइट का लेफ्ट में आ जाए और लेफ्ट का राइट में आ जाए, तो वो एपीमर कहलाएगा। जैसे कि एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज का एग्जांपल है मैनोस और गैलेक्टोज। देखिए ऐसे ये एक हमारा नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये। ठीक, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अगर सेकेंड कार्बन पे एपीमेरिज्म हो जाए, यानी OH और H इंटरचेंज हो जाए, तो वो मैनोस कहलाएगा। वही अगर एपीमर अगर फोर्थ कार्बन पे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे हो, तो ये हमारा गैलेक्टोज कहलाएगा। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो ट्रायोस कहलाएगा, 4 है तो टेट्रोसिस कहलाएगा, 5 है तो पेंटोसिस कहलाएगा। 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट या फिर मोनोसेक्राइड के एग्जांपल की बात करें तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस हमारा 5 कार्बन के मोनोसेक्राइड हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। ये राइबोस का स्ट्रक्चर 5 कार्बन का है, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप सेम एज ग्लूकोज की तरह, और बाकी सब में सेम रहेगा HOH HOH, इसमें कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा।
बाकी 4 कार्बन पे H और OH का पोजीशन होगा, H हमारा लेफ्ट साइड होगा, OH हमारा राइट साइड होगा। डीऑक्सीराइबोस में मतलब कि डीऑक्सी ऑक्सीजन हटाना है, बस सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन हटा देंगे आप तो OH की जगह H हो जाएगा। यहाँ पे OH था, उसको हम बस H कर दिए तो हमारा ये डीऑक्सीराइबोस हो गया। अब अगर हम हेक्सोसिस की बात करें यानी 6 कार्बन के मोनोसेक्राइड को, कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोस। अब देखिए ग्लूकोज तो आप जानते हैं कि ये हेक्सोस है, और देखिए जो गैलेक्टोज और मैनोस आप एपीमर जानते हैं कि दोनों एपीमर है ग्लूकोज के। मैनोस में सेकंड कार्बन पे इंटरचेंज हो रहा था, गैलेक्टोज पे फोर्थ कार्बन पे OH और H का इंटरचेंजिंग हो रहा था। अब फ्रक्टोज याद कर लिए, ये भी एक हेक्सोस का एग्जाम्पल है। अब देखिए ग्लूकोज जो है ये हमारा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ है। ये ग्रेप्स में बहुत पाया जाता है, इस वजह से इसको ग्रेप शुगर भी बोला जाता है। ये ब्लड में बहुत हैवी मात्रा में होता है, इस वजह से इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ये हमारा मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, यानी कि ग्लूकोज को ही तोड़ के हम एनर्जी निकालते हैं, मेन सबस्ट्रेट है ये। और ग्लूकोज के बारे में एक पॉइंट और है कि ये जो PPL यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट डायरेक्शन में मोड़ देता है, इस वजह से ग्लूकोज को हम लोग डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी कहते हैं या फिर डेक्स्ट्रोस कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि आपने ग्लूकोज लिया, उसका एक सॉल्यूशन बना दिया ग्लास के अंदर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसमें आपने एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उस पर फोकस किया, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी PPL जो है वो राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाएगा वो शुगर। वही अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ता तो वो लेवोरोटेटरी कहलाता। ग्लूकोज जो कि लाइट को राइट डायरेक्शन में मोड़ रहा है, इस वजह से डेक्स्ट्रोरोटेटरी है वो, इसी वजह से ग्लूकोज को हम लोग डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। वही अगर फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज को हम लोग स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है हनी में और स्वीट फल में होता है और स्वीट फ्रूट्स में होता है, इसी वजह से फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और फ्रक्टोज जो है ये PPL को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ता है, इसी वजह से ये लेवोरोटेटरी है, और साथ ही साथ इसको हम लोग लेवुलोज शुगर भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है दो, ये देखिए एक तो एक्स्ट्रा पॉइंट है कि हम अभी तक का सबसे स्वीटेस्ट केमिकल सब्सटेंस जो नोन है वो है थाउमेटिन। थाउमेटिन जो है ये हमें मिलता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थाउमेटोकोकस डैनियले। और देखिए एक आर्टिफिशियल शुगर है, यानी कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो है एस्पार्टेम या फिर एस्पार्टिन। ये ऐसा केमिकल है जो कि शुगर नहीं है लेकिन स्वीट में टेस्ट में स्वीट होता है, इस वजह से आर्टिफिशियल शुगर है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फ्रक्टोज का आपको याद करना है अच्छे से। 6 कार्बन का एक मोनोसेक्राइड है जिसमें सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, कीटोन ग्रुप है, ठीक है, और पहले और लास्ट कार्बन पे CH2OH, ठीक है, ये होता है। और बाकी सब कुछ सेम है ग्लूकोज की तरह। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है, H राइट साइड है, और बाकी HOH सब कुछ सेम है, ठीक है। बस फर्स्ट कार्बन पे CH2OH लगा रहेगा, यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप की जगह C सिंगल बॉन्ड OH है और कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन पे है। ये इसका हमारा हो गया स्ट्रेट चेन। आपको अच्छे से याद करना है ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन। मैं अब आपको रिंग स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर अब ध्यान से देखिए, ये एक 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि ये फ्यूरिनोस है, ठीक। लेकिन ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग था, इस वजह से वो पायरेनोस था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में ऑक्सीजन है, ये हमारा इसके कार्बन के चेन है, और यहाँ पर CH2OH और CH2OH, ठीक है। OH और HOH ये सब लगा रहेगा। याद ये रखना है कि जो CH2OH ऊपर और नीचे था, एक जगह CH2OH के साथ OH रहेगा और एक जगह CH2OH के साथ सिर्फ H रहेगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए फ्रक्टोज का। अब मैं आपको 2 नए कंपाउंड्स के बारे में बताना जा रहा हूँ, हेमी एसिटल और हेमी कीटल। ये क्या होता है? हेमी एसिटल जो है ये एल्डिहाइड से बना हुआ है। जब भी एल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो हेमी एसिटल फॉर्म होगा, और जब भी कीटोन और अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो हमारा हेमी कीटल फॉर्म होगा। देखिए एन एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद एन अल्कोहल टू फॉर्म अ हेमी एसिटल। अब देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है RCHO, ठीक है, और अल्कोहल R-OH अब फॉर्म करेगा हेमी कीटल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो R-OH है ना, उसमें से H ये टूटेगा OR- और H में, ठीक है। अब क्या होगा कि H जो है चला जाएगा OH के पास, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, और OR- यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। सेम थिंग है, ठीक है। उसी तरह कीटोन में देख सकते हैं आप, ये कीटोन है, ठीक, कीटोन और अल्कोहल है R-OH, ये रिएक्ट करेगा जब, तो हमारा R- और O में टूटेगा और H यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। पहले ये यहाँ पे अटैच हो गया और OR- यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, OR-। ये हेमी कीटल है। अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ शुगर एसिड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, नहीं आता होता है तो छोड़ सकते हैं आप। शुगर एसिड क्या होता है? जैसे कि एक एल्डिहाइड जो होता है वो C1 पोजीशन पे होता है,
और OH at C6 पोजीशन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि शुगर एसिड का एग्जांपल है ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड। इसमें क्या है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज में जो यहाँ पे CHO ग्रुप था वो CHO ग्रुप की जगह COH ग्रुप हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हमारा एक ग्लूकोज की जगह हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। वही आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि CHO तो ऊपर सब कुछ सेम है, यहाँ तक सेम है, बस यहाँ पर CH2OH की जगह COH हो गया, OH की जगह COH हो गया, तो ये डी ग्लूकोरोनिक एसिड हो गया। ठीक है, तो बस याद रखिएगा शुगर एसिड का एग्जांपल है ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड। इसमें होता ये है कि या तो अल्कोहल ग्लूकोज के जो एल्डिहाइड पोजीशन या फिर अल्कोहल पोजीशन OH पोजीशन पे, वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो गए CHO से COH हो जाता है या फिर OH से COH हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इसको हम लोग ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन और नर्वस टिश्यू में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और ये फ्री फॉर्म में, अपने खुद के आइसोलेटेड फॉर्म में बहुत कम होता है। ये जनरली दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर पाया जाता है, जैसे कि हेमीसेलुलोज और ग्लाइकोलिपिड में गैलेक्टोज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जैसे मैंने बताया था कि मोनोसैकेराइड की अगर आप 2 से 10 यूनिट्स ले लेंगे, मिला देंगे, तो वो हमारा ओलिगोसैकेराइड बन जाता है। इन ओलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, यानी कि ओलिगोसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है तब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और इसी वजह से इसको हम लोग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। यहाँ पर आप डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ऑल डाइसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट। जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं पानी में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे और खाने में मीठे होते हैं, इसी वजह से इनको शुगर भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 डाइसैकेराइड का एग्जांपल दिया है, मैल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज। मैल्टोज जो है ये शुगर प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलाकर बनता है माल्टोज। लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिला के बनता है लैक्टोज। यहाँ पे देख सकते हैं माल्टोज है पहला, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। वही आप लैक्टोज की बात करें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज की बात करें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, अब देखिए लैक्टोज की बात करें इसको हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज की बात करें इसको केन शुगर या गन्ने का शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं, जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये कैसे लिंक्ड है, यहाँ पे ये हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। क्या है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? ये फर्स्ट कार्बन है, ये इसका 4 कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, इसी वजह से इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब माल्टोज और लैक्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी कि ये दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, और लेकिन जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि जो हमारा सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसी वजह से ये इन्वर्जन टेस्ट देता है। सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड, यानी कि ढेर सारे मोनोसैकेराइड मिलकर फॉर्म करेंगे पॉलीसैकेराइड। ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और ये टेस्ट में मीठे नहीं होते। ये कोई पॉलीसैकेराइड रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग नहीं होता, लेकिन जो हमारा पॉलीसैकेराइड का चेन होता है ना, उसका एक एंड रिड्यूसिंग होता है, दूसरा एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है, और उसका जो राइट एंड होता है ये रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड देख सकते हैं हमारा 2 टाइप के हो जाएंगे, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड, यानी कि ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनके में मोनोमर्स वो सेम होंगे वो होमोपॉलीसैकेराइड होंगे, और ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनके में मोनोमर्स डिफरेंट होंगे वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड होगा। ठीक है, अब देखिए होमोपॉलीसैकेराइड को पहले पढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को पहला एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज स्टार्च, सेलुलोज पढ़ना है, स्टार्च पढ़ना है, ग्लाइकोजन काइटिन, याद करिए सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन काइटिन, ये हमारे होमोपॉलीसैकेराइड हैं। ठीक है, अब देखिए पहले सेलुलोज की बात करते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि ये स्ट्रेट चेन होता है इनके, यानी कि एक यूनिट दूसरा यूनिट तीसरा यूनिट आपस में बस स्ट्रेट चेन में ऐसे जुड़े रहेंगे, इनके में कहीं भी ब्रांचिंग नहीं होगा। ठीक है, और ये लीनियर पॉलीमर है ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, और 6000 से 10,000 यूनिट्स लगभग आप साथ में जोड़ेंगे तब हमारा सेलुलोज बनेगा। इसके पास बीटा 1,4 लिंकेज होता है, और सेलुलोज जो है ये हमारे प्लांट के सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, याद रखिएगा बीटा 1,4 लिंकेज है। स्टार्च की बात करें, ये स्टार्च जो है हमारा प्लांट्स के अंदर मेन स्टोर्ड फूड होता है। ये अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर बनाएंगे तो स्टार्च बन जाएगा। स्टार्च जो है अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ब्लू कलर मिलेगा। स्टार्च के 2 फॉर्म्स होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज फॉर्म जो होता है ये अनब्रांच्ड होता है, ये आप देख सकते हैं 1 यूनिट दिखा रहा है यहाँ पे, दूसरा यूनिट ये तीसरा यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं, तो ये स्ट्रेट चेन होता है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन की बात करें ये ब्रांच्ड होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 यूनिट 2 यूनिट तीसरा यूनिट, और ये ब्रांचिंग वाला यूनिट है।
ये स्ट्रेट चेन में तो 1,4 लिंकेज से बने होते हैं, जुड़े होते हैं, लेकिन ब्रांचिंग यानी साइड चेन में ये 1,6 लिंकेज से जुड़े होते हैं, ठीक है। अमाइलोस में अल्फा 1,4 लिंकेज, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है हमारा एनिमल्स में मेन स्टोर्ड फूड है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। स्टोरेज रीजन ऑफ ग्लाइकोजन इज लिवर एंड मसल्स। बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो लिवर और मसल्स में होता है, ठीक है। ये भी हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का हाईली ब्रांच पॉलीमर है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज जो था वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर था, ठीक है, और वो भी एक स्ट्रेट चेन था, अनब्रांच था। स्टार्च की बात की हम लोग, स्टार्च जो है ये अल्फा डी, देखिए स्टार्च और हमारा ग्लाइकोजन ये हमारा स्टोर्ड फूड है। प्लांट्स में स्टार्च स्टोर्ड फूड है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है। तो याद रखिएगा स्टोर्ड फूड अल्फा डी ग्लूकोज के होंगे, तो स्टार्च भी अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट पॉलीमर था। उसमें दो थे, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन था, अनब्रांच था। अमाइलोपेक्टिन हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच फॉर्म था, लेकिन उसमें ब्रांचिंग थे, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे जितने ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जो है ये हाईली ब्रांच पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है। नेक्स्ट है काइटिन। काइटिन जो है ये हमारा आर्थ्रोपोड यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उनका एक्सोस्केलेटन इस चीज़ का बना होता है। यहाँ तक कि जो फंजाई होते हैं, फंगस होते हैं, उनके जो सेल वॉल होते हैं वो भी काइटिन का बना होता है। ये होता है काइटिन बना होता है लीनियर पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन के बने होते हैं काइटिन, ठीक है। एक बार हम लोग स्टार्च का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ग्लूकोज यूनिट, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, ठीक है। ये आपस में अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अल्फा 1,4 लिंकेज है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप अल्फा 1,6 लिंकेज है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन और ये 6th कार्बन, ठीक, इसका तो अल्फा 1,6 लिंकेज से साइड ब्रांचिंग गया हुआ है, 1,4 लिंकेज से यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है ये। अब हम बात करेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड के बारे में। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में पहला है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड को हम लोग एनिमल सीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग को हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन, हेपेरिन और हेमीसेलुलोज पढ़ना है। एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या, हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन, हेपेरिन और हेमीसेलुलोज। अब इसको एक ट्रिपल HC से भी याद कर सकते हैं कि ट्रिपल H हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, हेमीसेलुलोज और C से कॉन्ड्रोइटिन, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड जो है एनिमल सीमेंट भी बोलते हैं इसको, ये फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इतना याद रखना है कि हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन दोनों कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है। हेपेरिन हमारा एक एंटीकोगुलेंट है ब्लड का, और हेमीसेलुलोज जो है ये हमारा प्लांट के सेल वॉल में मिलता है, बस। अब देखिए ये हाइलुरोनिक एसिड के बारे में दिया हुआ है कि हाइलुरोनिक एसिड इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज डेरिवेटिव, ग्लूकोरोनेट एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। हाइलुरोनिक एसिड जो है ये पॉलीसेकेराइड है, ये बना होता है इसके पास 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक ग्लूकोरोनेट यानी कि ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये दोनों आपस में मिलकर फॉर्म करते हैं हाइलुरोनिक एसिड। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं वैसे मेरे हिसाब से, बट फिर भी ये हमारा बीटा 1,3 और बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चर देखने का मन हो तो आप देख सकते हैं, वैसे बहुत ज़रूरी नहीं याद करना। ये डी ग्लूकोरोनिक एसिड है और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, कनेक्टिव कर रहे हैं 1,3 लिंकेज से, तो ये फॉर्म कर रहा है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। और फिर इसके बाद जो फर्दर होगा यहाँ पे 1,4 लिंकेज, फिर 1,3 लिंकेज, फिर 1,4, इस तरीके से हो जाएगा।